अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही थी फ़िज़िक्स की, आज वो कंक्लूड होने जा रही है। हमारा आज चैप्टर है 21 न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। तो एक पहले मैं एडवांस में एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जैसे ही हमारी ये लेक्चर सीरीज़ ख़त्म होगी, यानी जैसे ये 21st लेक्चर की वीडियो अपलोड हो जाएगी, उससे नेक्स्ट डे पे मैं कोशिश करूँगा इन जो भी मेरा ये लेक्चर्स है ना, उनकी एक समरी पॉइंट्स जो है, एक निचोड़ जो हो, उसकी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँ। और उसके साथ ही फिर एक समरी की वीडियो आएगी सिर्फ केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के हम चैप्टर बाई चैप्टर लेक्चर्स नहीं कवर करेंगे। उसकी वजह ये है कि केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो पोर्शन आता है वहाँ पे ई कैट के हवाले से देखें तो वो ज़्यादातर एक्सरसाइज से चीज़ें आ जाती हैं। 20-25 MCQs तकरीबन एक्सरसाइज के ही आ जाते हैं। बस ज़रा सा उन्हें आगे पीछे कर देता है या बाज़ बार ट्रू एंड फॉल्स को MCQs बना देता है। इस तरह के कुछ चेंजेस आती हैं, यानी कि मोस्टली आपका पोर्शन वहाँ पे कवर हो जाता है। तो सबसे जो मुश्किल पार्ट था वो फ़िज़िक्स था, वो हमने कवर कर लिया है। मैथ में हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे, अलबत्ता केमिस्ट्री के हम 5 पेपर्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद साथ ही फ़िज़िक्स के भी 5 पेपर डिस्कस करेंगे, मैथ के भी करेंगे और इंग्लिश का एक आधा कर लेंगे ताकि आइडिया हो जाए कि इंग्लिश का पोर्शन किस कदर आसान होता है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। स्टडी ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये तो न्यूक्लियर फिजिक्स का सिंपल डेफिनेशन है। कॉन्सेप्चुअल बेस आपको पता होना चाहिए। साइज ऑफ एन एटम वैसे पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव जो है ना MCQs आ सकते हैं। अब आपसे मे बी वो साइज़ ऑफ एन एटम ना पूछे, मे बी साइज़ ऑफ एन न्यूक्लियस भी ना पूछे, लेकिन ये ज़रूर पूछ सकता है कि एक एटम जो है वो न्यूक्लियस से कितना बड़ा होता है। तो तकरीबन 1,00,000 गुना बड़ा होता है, 10 टाइम्स 5 टाइम्स बड़ा होता है। 99% ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड 1% इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ का केस है, 99% प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एटम आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एटम में सिर्फ 1% इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस 1% इलेक्ट्रॉन की वजह से उस एटम की 99 पॉइंट प्रॉपर्टीज़ कवर हो रही होती हैं। यानी वो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। Inside the nucleus there are two large particles, proton and neutron, but there are 100 small particles inside the nucleus. दो ये वो हैं जो कि बड़े हैं, यानी कि एज़ कम्पेयर टू फर्दर जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके हिसाब से देखें तो ये बड़े हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और वैसे देखा जाए तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट सेल्फ खुद बहुत छोटे हैं। इसका अगर वेट देखा याद हो आप लोगों को तो कुछ था, अब याद नहीं, -28 पावर -27 पावर है। तो उस लिहाज से अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर छोटे होंगे, और उनसे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस में। आइसोटोप्स क्या हैं? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास होता है, इन अदर वर्ड्स सेम चार्ज डिफरेंट मास। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन है। उसके बाद एक और होते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में ना न्यूट्रॉन्स नंबर सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन का एक आइसोटोप लिया हुआ और एक ऑक्सीजन का लिया हुआ है। एटॉमिक नंबर जो है नाइट्रोजन का 7 है उसका, जो वाला मैंने लिया हुआ आइसोटोप, और एटॉमिक मास 14 है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे यहाँ पे 7। तो एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन का है 8 है और एटॉमिक मास 15 है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन के भी आई थिंक 3 हैं आइसोटॉप्स हैं, तो उनमें से एक ये है। अब इनके हम जब न्यूट्रॉन देखेंगे 15 - 8 करेंगे तो ये भी 7 आ जाएगा, यानी कि दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के केस में दोनों में न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम है, तो इन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। Elements having mass divisible with 4 have greater abundance and second greater abundance elements have mass divisible by 4, डिवाइडेबल या divisible by 2 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दी भी हुई है वैसे नीचे कि नियॉन है, उसका जैसे एक मास है जी, समझ लें 20, ठीक है, तो वो 4 पे डिवाइड होता है। वैसे तो 2 पे भी होता है, लेकिन हम पहले 4 पे देख रहे होंगे कि 4 पे जिसका हो रहा हो तो 4 पे डिवाइड होता है। तो जो नियॉन का ये वाला आइसोटोप है तकरीबन 92.90% तक पाया जाता है, यानी कि जो इसकी एग्जिस्टेंस है तकरीबन 92.90% नियॉन 2010 वाला होता है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई डिपेंड करती है न्यूट्रॉन
और प्रोटॉन पे n/z रेशो के ऊपर। इलेक्ट्रिक फोर्स Fe जो है रिपल्सिव फोर्स होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स Fg जो है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन ये केसेस में डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, देयर आर 5 नेचुरल फोर्सेस प्रेजेंट। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन हैं, तो ये एग्जाम में जब भी आएगा MCQs तो आपको वहाँ पे गौर से देखना पड़ेगा। उम्मीद है कि वो 4 और 5 दोनों को ऑप्शंस में इंक्लूड नहीं करेगा। अगर वो 4 और 5 दोनों को करता है तो आपने 4 पे टिक कर दें, अगर 4 इंक्लूड नहीं करता तो 5 पे टिक करना है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। उसकी वजह ये है कि वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ़ोर्स को अक्सर कंसीडर नहीं करता। जो बड़ी लेवल की बुक्स हैं, BSc लेवल्स की बुक्स हैं, उसमें इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कह देता है सिंपली, तो इन्हें अलग नाम नहीं देता। वैसे जो हैं इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अच्छा, इसके बाद अगर बात कर लें, और इन दोनों को कंबाइन मैंने अभी बताया, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी कंबाइन है ना, इलेक्ट्रिक और है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कहते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की, सिर्फ एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी जो पावर है ये सेकंड पे हैं ओवरऑल ट्रेंड में, ये सेकंड पे हैं। तरतीब वैसे मुझे यहीं पे सही कर लेनी चाहिए थी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे वीक होती हैं, वीकर फोर्सेस हैं ये। उसके बाद है थर्ड पे न्यूक्लियर फोर्सेस, और उसके बाद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये मैंने इनकी बताई है। स्ट्रेंथ की जो ट्रेंड है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की है, सबसे कम बात करें तो ग्रेविटेशनल की है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है, इनके आपस में कंपैरिजन हो रहा है। उसके बाद अगर रेंज की बात करें तो ग्रेविटेशनल की रेंज जो है वो इनफाइनाइट है, बहुत मुश्किल है ये राइट करने से, तो इनफाइनाइट है। चलें वैसे सुन लें, इनफाइनाइट है ग्रेविटेशनल की। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इनकी भी रेंज इनफाइनाइट ही है। और जो वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है ना, इनकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है। उसके बाद एक और चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए, वैसे मुझे टेबल ही बना देना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके साथ वैसे पिक शेयर कर दूंगा, अपने फेसबुक पेज पे कर दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मैस जो होता है कोई भी उसके पार्टिकल्स के दरमियान में मौजूद होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में होती है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के दरमियान में होती हैं, जो कि फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स हैं किसी भी न्यूक्लियस में। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये क्वार्क्स और ग्लोन्स के दरमियान में होते हैं। कोई उसका सिंबल इस तरह सा करके बना हुआ होता है बुक में, अगर आप देखेंगे। ये सारी डिस्कशन थी हमारी इन फोर्सेस के बारे में। उसके बाद है कि थिंग्स टू नो, कि जो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेंज। अभी हमने पीछे बात की है, जैसे कि स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेंज के। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इनफाइनाइट रेंज थी, उनकी इनफाइनाइट रेंज है, रेंज यानी बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत वीक हैं। इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि वेरी वीकर, बहुत वीक हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर। रिलेटिविस्टिक की बात हो रही है, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, एक दूसरे के कंपैरेटिव में बात हो रही है इनकी। उसके लिहाज से देखें, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है या वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उनकी रेंज बहुत कम है, तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। Our atmosphere is held by gravitational force Fe, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का तकरीबन 10 टाइम्स होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठे रखती है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। द फोर्स, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड न्यूक्लियस टुगेदर, डेफिनेशन है उसकी, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट देन ऑल नेचुरल फोर्सेस। अभी मैंने ये पिछली ही स्लाइड में बताया था। इट्स रेंज इज़ शॉर्टेस्ट एमंग ऑल नेचुरल फोर्सेस, तो इसकी रेंज सबसे कम है, ये भी हमने पीछे बात की थी। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स। ये उसके ट्रेंड्स हम देखते हैं कि कैसे जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पाई जाएगी किसी भी
दो प्रोटॉन के यहाँ पे पी डॉट पी जो है प्रोटॉन के दरमियान में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स रिपेल करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी अट्रैक्ट कर रही होगी, उन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करवा रही होगी। और जब वो फोर्स पाई जाएगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्ट करेगी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो भी अट्रैक्ट कर रही होगी। जब यही फोर्स पाई जाएगी न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के केस में, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्ट कर रही होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट कर रही होगी, जबकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स है सॉरी, वो रिपेल कर रही होगी। इससे पता क्या चला है कि जब भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के केस में हो तो दोनों का ट्रेंड सेम है, Fe रिपेल, Fg अट्रैक्ट, SnF अट्रैक्ट, जबकि इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होती। उसके बाद इट इज़ स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, पार्टिकल्स विद हैविंग स्पीड 1/2 कैन बी एक्टेड अपॉन बाय SnE, सिंस SnE इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, सो अ प्रोटॉन इन अ हैवी न्यूक्लियस डज नॉट अट्रैक्ट ऑल अदर प्रोटॉन्स। जैसे कि इनकी रेंज बहुत ही कम है, यानी कि अब जैसे किसी भी एक एटम का न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन फॉर एग्जांपल मौजूद हैं, तो ये इससे तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, किसी तीसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही इसकी रेंज बहुत कम है। फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन रेंज बहुत कम है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी नीडेड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। B डॉट E इक्वल टू डेल mc²। उसके बाद है NZ की रेशो, जब 1 के इक्वल हो तो जो लाइटर न्यूक्लियाई होता है वो स्टेबल होता है। हैवियर न्यूक्लियाई के केस में जब N और Z की रेशो 1.6 तक हो, 1.6 तक होनी चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। मिडल साइज़ जो है न्यूक्लियाई वो अच्छे स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। फ्यूजन रिएक्शन व्हेन टू है कौन सा? व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई रिएक्ट टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई, बोथ फ्यूजन एंड फिन रिएक्शन रिलीज एनर्जी टू गेट स्टेबिलिटी। फॉर द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूक्लियस बेस्ट पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। तो बम्बार्डमेंट, न्यूक्लियस की बम्बार्डमेंट के लिए बेस्ट पार्टिकल जो है न्यूट्रॉन है। इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, इसलिए ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बहुत हैं। जितने मुश्किल हैं ये चैप्टर उतने ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपको एक फैसिनेट करते हैं यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं। मेरे तो मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स में से यही हैं जो हमने अभी लास्ट 2 सेशंस में देखे और आज ये देख रहे हैं। न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था चैडविक ने, प्रिडिक्ट किया था रदरफोर्ड ने यानी कि कहा था कि कोई चीज़ है और भी प्रोटॉन के अलावा, और डिस्कवर किसने किया था? वो चैडविक ने किया था कि हाँ जी है वो चीज़ और उस चीज़ का नाम है न्यूट्रॉन। रेडियो एक्टिविटी इज़ प्योरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रेडियो इज़ प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना एंड इट कैन नॉट बी कंट्रोल बाई केमिकल चेंज। कंट्रोल यहाँ पे थोड़ा L मिसिंग है और आगे बाई मिसिंग है, वो शायद ये पिक यूज़ करने की वजह से इसके नीचे रह गए। अच्छा जी, डिस्कवर किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने इन 1896। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए ना, इसे याद रखने के लिए मैंने ये माइंड में रखा हुआ था कि जब चिप्स की मुलाकात हुई थी कैथरीन से, यानी चिप्स ने जब पहली दफ़ा कैथरीन को देखा था, लेकिन अब जैसे कि FSC की बुक्स में से ये नावल ख़त्म कर दिया गया है, तो अब आप कोई और तरीका रख लें, वरना जो पुराने स्टूडेंट्स हैं अभी रिपीटर्स होंगे तो उनके लिए ये अभी भी चल सकता है कि चिप्स की जब मुलाकात हुई थी कैथरीन से, तब हेनरी बेकरेल ने ये डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना। अच्छा जी, कहते हैं व्हेन अ न्यूक्लियस इमिट सम रेडियो एक्टिव वेव्स, देन उसमें क्या होता है जब रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं किसी भी न्यूक्लियस से? मास नंबर में इंक्रीज़, जैसे कि यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ वैसे एग्जाम्पल्स में नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, एटॉमिक नंबर में इंक्रीज़, एटॉमिक नंबर बढ़ भी सकता है, जैसे कि ये वाली एग्जांपल है। एटॉमिक नंबर में डिक्रीज़, जैसे कि ये वाली एग्जांपल है, एटॉमिक नंबर कम हो रहा है। एटॉमिक एंड मास में रिमेन कांस्टेंट, जैसे कि ये वाली एग्जांपल है। ठीक है, तो जब भी किसी एलिमेंट में से एडिशन होती है अल्फ़ा बीटा या गैमा पार्टिकल की, या डिके होता है, तो उस केस में कुछ चेंजेस आते हैं। अल्फ़ा डिके के केस में जो मास नंबर होता है वो बाई 4 डिक्रीज़ होता है, ये है -4, और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो -2 के साथ डिक्रीज़ हो रहा होता है। बीटा डिके की 2 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव बीटा डिके है और एक नेगेटिव बीटा डिके है। जो पॉजिटिव बीटा डिके है उसे पॉजिट्रॉन भी कहते हैं और नेगेटिव को सिंपली बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, बीटा पार्टिकल डिके।
तो उसमें होता क्या है, जो नेगेटिव है उसके केस में चार्ज नंबर, जो उसका एटॉमिक नंबर है वो +1 हो रहा होता है, जबकि पॉजिटिव बीटा डिके के केस में जो एटॉमिक नंबर है वो -1 हो रहा होता है। इसमें होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, जिस वजह से नेगेटिव डिके कहा गया, क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव हो जाता है, और पॉजिटिव डिके कहा गया जब निकलता है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है उस एटम के ऊपर। उसके बाद गैमा इमिशन, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता, ये सिर्फ सिंपल एनर्जी के लिए होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई इज़ इनफाइनाइट। जो भी स्टेबल न्यूक्लियाई होता है उसकी हाफ लाइफ जो है इनफाइनाइट है। इन ऑर्डर टू डिके अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनफाइनाइट टाइम इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि जो इसका ग्राफ है यहाँ पे लिखा हुआ होगा कहीं पे, एक्सपोनेंशियल कर्व बन रही होती है उस पर, वो कर्व कभी भी एक्स एक्सिस के साथ जाके मीट नहीं करेगी, वो कंटिन्यूस ही रहेगी। जैसे कि आपके पास कोई चीज़ है, उसके मैं कहता हूँ अभी आपके पास 100 नंबर्स पड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ है फॉर एग्जांपल, तो आपने उस हाफ लाइफ के हिसाब से वो, यानी कि एक इतने टाइम के बाद वो चीज़ कम हो रही है, तो 100 का 50 होगा, 50 का 25, 25 का 12.5, 12.5 का 6.25, 6.25 का जाए तो 3.125, 3.125 का जाए तो ऐसे कुछ ना कुछ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा होगा, छोटे से छोटे से छोटे से छोटा हो रहा होगा। तो इसलिए इसकी एक्सपोनेंशियल कर्व होती है और ये इनफाइनाइट टाइम ही लेता है किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई को कंप्लीटली डिके होने के लिए। इक्वेशन है, अ स्टेबल न्यूक्लियाई हैव लो वैल्यू ऑफ डिके कांस्टेंट एंड लार्ज वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ एंड वाइस वर्सा। यानी जो स्टेबल न्यूक्लियाई होता है उसकी डिके की वैल्यू कम होती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहा था। डिके से मुराद यही है, कोई भी चीज़ जो ख़त्म हो रही हो, एक्सपायर हो रही हो, तो वो इतनी जल्दी जल्दी डिके नहीं हो रहा होता, यानी कि उसकी हाफ़ लाइफ ज़्यादा होती है। अगर उसके कंपैरेटिव में बात की जाए, जैसे कि हमारे पास हैं एटम्स का एक ग्रुप है, मुझे वो वर्ड माइंड में नहीं आ रहा, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, जैसे कि यूरेनियम है, इस तरह की और कुछ हैं, तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी उनकी मतलब जो डिके वैल्यू है वो ज़्यादा होती है और हाफ़ लाइफ उनकी कम होती है। टी एवरेज कर्व, ये भी इक्वेशन है, डिकेइंग प्रोसेस ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल कर्व। दिस कर्व कैन नेवर टचेज एक्स एक्सिस, सो इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट डिके ऑफ अ सब्सटेंस। नंबर ऑफ लेफ्ट एटम्स आफ्टर डिके, इस फार्मूले की मदद से आप नंबर ऑफ लेफ्ट एटम्स फाइंड कर सकते हैं कि कितने एटम्स रह गए हैं। और यहाँ पे जो n है ये हाफ लाइफ है, इस n की बात हो रही है, ऊपर वाले n की नहीं। एक और भी फार्मूला था, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। इससे रिलेटेड था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर से रिलेटेड। अब मैं एक और चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें ये नहीं कि जो चीज़ें मैंने अभी करवा दी यही हैं, मैंने सिर्फ बेसिक्स और बेसिस को कह सकते हैं कि कवर किया हुआ है। तो आप लोगों ने बुक से लाजमी थॉरोली इस चैप्टर को एटलीस्ट एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है, याद ना करें, सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लें, माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं। सिर्फ एक दफ़ा चीज़ को देख लें तो कुछ ना कुछ उसका ना एक इमेज प्रिंट हो जाता है माइंड में, वो आपको काम आएगा। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इज़ थर्मल न्यूट्रॉन एंड कॉज फिशन रिएक्शन इन यूरेनियम 235। पेनिट्रेटिंग पावर का जो ट्रेंड है गैमा की सबसे ज़्यादा होती है और अल्फ़ा की सबसे कम। आयोनाइजिंग पावर का जो ट्रेंड है अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा होती है और गैमा की सबसे कम, यानी ये उल्टा केस है। पेनिट्रेटिंग पावर जिसकी ज़्यादा है उसकी आयोनाइजेशन पावर कम है। एलिमेंट्स हैविंग इवन नंबर ऑफ प्रोटोन आर मोर स्टेबल। लेड इज़ अ गुड एब्जॉर्बर, पीबी लेड है। कॉस्मिक रेज आल्सो डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो कॉस्मिक रेज होती क्या है कि एटम फ्रैगमेंट्स हैं जो आसमान से, मतलब कि एक सोलर सिस्टम से बाहर से जो आ रही होती हैं रेज अर्थ के ऊपर, उन्हें कॉस्मिक रेज कहा जाता है। उसके बाद है कि क्वार्क्स डज नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, नहीं एग्जिस्ट कर सकते। उसकी वजह क्या है कि ये ग्लूकोन्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, SNF होती है, जिसकी वजह से इन्हें सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से क्वार्क्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिविजुअली। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाता है एक लिहाज से FSC के एग्ज़ाम में, अगर पेपर में पूछ ले, वैसे मुश्किल ही है क्योंकि इतने वो ट्रिकी में नहीं पूछते होते। बाइंडिंग एनर्जी लेस देन 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूक्लियन न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल। जिसकी भी बाइंडिंग एनर्जी इससे कम होगी तो वो न्यूक्लियन जो है उस न्यूक्लियस में वो अनस्टेबल होंगे।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा इसके साथ ही फिज़िक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही कंक्लूड हो गई हैं। काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, काफ़ी चीज़ें स्किप हो गई होंगी, तो जो चीज़ें स्किप हुई हैं वो आप लोगों ने बुक से अच्छे से रीड करनी है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।